Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another current affairs video on my YouTube channel. Dear viewers, 28th May करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, और ये इंशाल्लाह आपको आने वाले फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो पेपर्स हैं असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर के, उसमें भी हेल्प करेंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम रिटर्न एग्जाम्स के साथ साथ इंटरव्यू की भी आपकी बेहतरीन तैयारी होगी हमारे करंट अफेयर्स के इस पोर्शन से। बहुत जल्द हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल अफेयर्स का भी एक बाकायदा प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसमें मैं आपको इंटरनेशनल अफेयर्स जितने भी हैं वो इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में कवर करवाऊंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जो लोग चैनल पर पहली दफ़ा होते हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि काइंडली हमारी यूट्यूब वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। पाकिस्तान सेलिब्रेट्स डैश योम तकबीर दिस डे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में योम तकबीर आज मनाया जा रहा है, तो ये पाकिस्तान के अंदर कितवां योम तकबीर है, यानी पाकिस्तान कितने साल हो गए योम तकबीर को मनाते हुए। तो ये इस साल जो पाकिस्तान के अंदर योम तकबीर का दिन मनाया जा रहा है ये 25th योम तकबीर है, ठीक है, 25वां योम तकबीर है। पाकिस्तान सेलिब्रेट्स इट्स योम तकबीर डे ऑन। पाकिस्तान योम तकबीर कब मनाता है? पाकिस्तान के अंदर योम तकबीर का दिन 28 मई 2023 को मनाया जाता है, और ये सॉरी दो 28 मई को मनाया जाता है। और ये जो दिन है पाकिस्तान में, ये 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने जो बलूचिस्तान में चागी के मुकाम पर हिंदुस्तान के एटमी धमाकों के मुकाबले में एटॉमिक एक्सप्लोजन्स किए थे, उनकी याद में ये मनाया जाता है। और ये दिन हमें ये बात भी बताता है कि पाकिस्तान दिफाई तौर पे नाकाबिले तस्खीर है, और पाकिस्तान जो है वो जदीद दुनिया के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो हथियारों से लैस है, उनकी दौड़ में पाकिस्तान भी शामिल है। जिस वक्त पाकिस्तान ने ये एटमी धमाके किए थे उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो साबका डेमोक्रेट पार्टी के सदर थे यूएसए में, वो उनकी हुकूमत थी बिल क्लिंटन की, जिनकी जो वाइफ हेली क्लिंटन है वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रह चुकी हैं, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट इलेक्शन भी लड़ा था। और उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, खसूसन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो प्रेशर था वो यूएसए की तरफ से था, यानी बिल क्लिंटन की तरफ से था कि पाकिस्तान ये धमाके ना करे। ताहम पाकिस्तान ने अपने मोहसनों के इस मंसूबे को आगे बढ़ाया, और पाकिस्तान ने अल्टीमेटली 28 मई 1998 को ये एटमी धमाके किए, और यूं पाकिस्तान न्यूक्लियर कुव्वत के तौर पे दुनिया के नक्शे पे उभरा। According to annual misery index 2023, which country ranked highest in the world? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एफआईए का पेपर आता है उसमें जो एनुअल रैंकिंग्स होती हैं और जो इंडेक्सेस होते हैं उनमें से दो तीन सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग 2023 के, 2022 के और 2021 के पिछले 3 सालों के तमाम रैंकिंग्स के ऊपर और इंडेक्स के ऊपर और इनके ऊपर अगर नजर रखेंगे तो ये आपको चीजें बहुत ज्यादा फायदा देंगी। अब एनुअल मिजरी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले ममालिक की लिस्ट दी गई है, और उसमें कंट्रीज को रैंक किया गया है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो सबसे ज्यादा जो इस वक्त हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है इस एनुअल मिजरी इंडेक्स के मुताबिक, वो स्विट्जरलैंड है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि स्विट्जरलैंड वो यूरोपियन कंट्री है, जब वर्ल्ड वार 1 हुई थी तो वर्ल्ड वार 1 से पहले पूरे यूरोप के अंदर सिर्फ 3 कंट्रीज ऐसे थे जहां पे डेमोक्रेसी थी। उन 3 कंट्रीज के अंदर एक फ्रांस शामिल था, दूसरा ये स्विट्जरलैंड शामिल था। बाकी तमाम ममालिक जो थे वहां पे कोई ना कोई मोनार्की थी, यानी जैसे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, या नीचे जो है वो इटली के अंदर एक एम्पायर था, इसके साथ साथ यूके के अंदर एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर के जेर असर कुछ ममालिक थे। जबकि उस वक्त जो स्विट्जरलैंड था ये एक डेमोक्रेसी थी, तो ये एक लंबे अरसे से डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेम द न्यू चेयरमैन ऑफ पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए, इसके नए चेयरमैन कौन है? तो इसके नए चेयरमैन लगाए गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान। ये आपने खबरों के अंदर सुना भी होगा। अब बेसिकली तो ये 2 दिन पुरानी खबर है, लेकिन चूंकि ये मिस हो गई थी, स्किप हो गई थी, तो इस वीडियो के अंदर मैंने फिर इसको ऐड कर दिया है। रिसेंटली एथनिक क्लैशेस ब्रोक आउट बिटवीन सर्बियन पीपल एंड डैश पुलिस। ठीक है, अब ये जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज आते हैं, इन ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ये एथनिकली यानी एथनिसिटी के एतबार से ये वैसे तो बॉर्डर्स आ गए, वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत से कंट्रीज में बॉर्डर आ गए, फिर बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया और फिर उसके बाद यूएसएसआर टूटा।
तो यहाँ पे बॉर्डर तश्कील पा गए। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ममालिक में एक जैसे लोग मौजूद हैं, जिनका कल्चर एक जैसा है, जिनका पहनावा एक जैसा है, जिनकी बोलचाल एक जैसी है। लिहाजा इन ममालिक के अंदर इस किस्म के छोटे छोटे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो इश्यूज हैं वो डेवलप होते रहते हैं। तो रिसेंटली ये देखा गया है कि जो कुसोवो कंट्री है, इस कुसोवो कंट्री में कुसोवो और सर्बिया के बॉर्डर के ऊपर एक बड़े जबरदस्त किस्म के क्लैशेस देखने में आए हैं, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसानात की इतलात भी आ रही हैं। हुआ ये है कि कुसोवो और सर्बिया के बॉर्डर के ऊपर, ये जो बॉर्डर का इलाका था, यहाँ पे इलेक्शंस हुए, और इन इलेक्शंस के अंदर जो लोग इलेक्ट हुए हैं वो अल्बानियन एथनिसिटी से, यानी जो अल्बानिया जो कि एक और मुल्क है, उस मुल्क से ताल्लुक रखने वाले लोगों को एज अ मेयर इलेक्ट किया गया है। जबकि यहाँ अक्सरियत जो है वो सर्बियन लोगों की है। तो सर्बियन लोगों का ये मानना है कि ये धांधली हुई है इलेक्शन के अंदर, और यहाँ पे हमारे इलेक्टेड लोगों को आना चाहिए था, इसलिए वो लोग मुजाहरे करने के लिए गए, और उनके आगे कुसोवो की जो पुलिस है उसने उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया। तो दूसरी साइड पे सर्बिया ने भी कुसोवो के बॉर्डर के ऊपर अपनी जो आर्मी है वो यहाँ पे तैनात कर दी है। तो ये इस वक्त जो है वो मामला चल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ यूएस, जो रशिया है जो कि सर्बिया का एलाय है, उसका ये कहना है कि ये सारा मामला जो खराब करवा रहा है वो नेटो करवा रहा है, क्योंकि नेटो ये चाहता है कि किसी तरीके से रशिया और उसके अलायंस के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए। रशिया हैज ऑर्डर्ड हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ विच कंट्री टू लीव मॉस्को। रशिया ने, एक मुल्क है यूरोप का बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, उस मुल्क को ये कहा है कि वो अपने हजारों जो उनके एम्प्लॉयज रशिया के अंदर काम कर रहे हैं, उनके एम्बेसीज के अंदर या उनके जो डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहां से जल्द अज जल्द वो मुल्क छोड़ के चले जाएं। वो कंट्री है जर्मनी। ऐसा क्यों हुआ? जर्मनी ने आज से कुछ अर्सा पहले, यानी ये जब 2023 का शुरू था, उसमें जर्मनी ने अपनी एम्बेसी से और अपने इलाकों से, बर्लिन से रशिया के बहुत सारे लोगों को निकाल दिया था, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया था कि ये लोग जासूसी कर रहे हैं और जो जर्मनी के मफादात हैं उनको सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाचा उन्होंने इन लोगों को निकाल दिया, जिसके जवाब में अब बहुत सारे मामला, चूंकि रशिया एक वॉर के अंदर है इस वक्त यूक्रेन के साथ, और उसके वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक नई वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है और मामला यूरोप के अंदर खराब हैं। लिहाजा रशिया ने अब रिटेलिएट किया है, और उस दौरान उन्होंने मॉस्को को, जर्मनी को ये कहा है कि आप अपने जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें जल्द अज जल्द अपने मुल्क में वापस बुलवा लें। इससे पहले भी हमने इस तरीके के कुछ मामला कनाडा में भी देखे थे। मैंने आपको बताया था कि कनाडा के अंदर चाइना का सीक्रेट पुलिस जो स्टेशन है वो चल रहा था, जिसकी वजह से कनाडा ने चाइना के बहुत सारे जो डिप्लोमेटिक उनके इंस्टीट्यूशंस के लोग थे उन्हें वापस चाइना भिजवा दिया है। यही चीज जो है वो हमें मैनहट्टन यूएसए के अंदर भी देखने में आई थी पिछले माह। यूएसए के अंदर भी चाइना सीक्रेटली पुलिस स्टेशन वहां पे चला रहा था। तो यूएसए और जो उसके एलाइज है, बेसिकली नाटो जो है, वो रशिया और चाइना के अगेंस्ट है। तो ये सारी मामला, ये जो सारी सेटिंग होती है, ये उसी तनाजर के अंदर की जाती है। रिसेंटली विच कंट्री फेस्ड मैस फेलियर ऑफ ई गेट सिस्टम एट एयरपोर्ट्स। कल ही ये वाकया देखने में आया कि यूरोप का एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहां पे जो उनका ई वीजा सिस्टम है या ई गेट सिस्टम होता है एयरपोर्ट्स के ऊपर, वो सारे का सारा लिंक डाउन हो गया था, सारे का सारा वो सिस्टम बैठ गया था, जिसकी वजह से लाखों जो मुसाफिर हैं उन्हें बहुत सारी देर इंतजार करना पड़ा एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो वो जो कंट्री है वो यूनाइटेड किंगडम है, यूके, जिसे बरतानिया भी कहा जाता है। हाउ मेनी पाकिस्तानी सोल्जर्स वर ऑनर्ड पोस्टमसली बाय यूएन पीस कीपिंग मिशन। यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग मिशन है उसकी पिछले दिनों तकरीबात हुई हैं 75 साल, और उन तकरीबात में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सोल्जर्स को एजाजात से नवाजा गया है, जो कि यूएन के पीस कीपिंग मिशन के ऊपर अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में तैनात थे। कितने पाकिस्तानी सोल्जर्स को ये एजाज मिला है? तो टोटल 8 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं जिन्हें इन एजाजात से नवाजा गया है। याद रखें कि अफ्रीका के कुछ ममालिक ऐसे हैं, जैसे रिपब्लिकन ऑफ कांगो है, ये साउथ सूडान है, या वेस्टर्न सहारा है। ये जो ममालिक है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की एक आर्मी होती है, यानी ये आर्मी यूएन का फ्लैग लेके चलती है, और इसके नीचे बहुत सारे इनके मिशंस होते हैं जिसमें आर्मी मूव करती है, और उसके साथ साथ इनका मेडिकल स्टाफ भी होता है, और बहुत सारे ममालिक कंट्रीब्यूट इसमें करते हैं। पाकिस्तान भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है, और पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग होते हैं या एयरफोर्स के लोग होते हैं वो वहां पे जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंडर। ठीक है। तो पाकिस्तान के वहां पे चूंकि ये तकरीबन 4200 के करीब सोल्जर्स हैं, यानी ओवरऑल पाकिस्तान के 4200 के नजदीक लोग ऐसे हैं आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक रखने वाले जो कि यूएन पीस कीपिंग के अंदर हैं। 8 जो लोग हैं उनको ये ऑनर से नवाजा गया है।
पाकिस्तान इज डैश लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ यूएन पीस कीपर मिशन। यूएन को बहुत सारे लोग सोल्जर्स प्रोवाइड करते हैं और अपनी आर्म फोर्सेस देते हैं। पाकिस्तान का उसमें दुनिया भर के अंदर कितना नंबर है? पाकिस्तान इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ यूएन पीस कीपिंग मिशन। तो यहीं से सवाल फिर ये पैदा होता है कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ यूएन पीस कीपर मिशन। तो सबसे ज्यादा जो यूनाइटेड नेशंस को पीस कीपिंग के लिए सोल्जर्स प्रोवाइड किए जाते हैं या आर्म्ड फोर्सेस के लोग प्रोवाइड किए जाते हैं, वो कौन सा कंट्री करता है? तो आप बड़े हैरान होंगे कि वो बांग्लादेश है, जिसकी अपनी कोई इतनी बड़ी आर्मी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये 6700 के करीब अपने जो फोर्सेस के लोग हैं उसने यूनाइटेड नेशंस को दिए हुए हैं पीस कीपिंग मिशन के लिए। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। द सेकेंड राउंड ऑफ तुर्की इलेक्शंस विल हेल्ड। तुर्की में आपको पता है कि 14 मई को इंतखाबात का पहला दौर हुआ था, जिसमें दो बड़ी पार्टी हैं बेसिकली। एक रेसेप तैयब एर्दोगान है जो कि साबका प्रेसिडेंट है और इसके तुर्की के, और इससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इस्तांबुल के मेयर भी रह चुके हैं। इनका मुकाबला बेसिकली लिबरल पार्टी से हो रहा है, जिनका नजरिया सेकुलरिज्म है, और कमाल कचारदोलो उनके उम्मीदवार हैं। उनके दरमियान पहला जो इलेक्शन हुआ तो उसमें 49% जो वोट हैं ये रेसेप तैयब एर्दोगान ने हासिल किए थे, और उनके जो मुखालिफ थे वो तकरीबन 45% वोट ले चुके थे। तुर्की में इलेक्शन का ये रूल है कि जो पार्टी 50% से ज्यादा वोट हासिल करेगी वही विनर डिक्लेयर होगी, अदरवाइज सेकंड राउंड होगा। तो तुर्की में आज के दिन, संडे के दिन 28 मई को सेकंड राउंड चल रहा है। घमसान की जंग होगी ये, और इसके रात के टाइम, क्योंकि थोड़ा सा हमारा उनका टाइम का गैप भी है, तो इनके जो ऐलानात है नताइज के वो होना शुरू हो जाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि कल का जो सूरज निकलता है तुर्की के ऊपर तो कौन सी पार्टी की फतह की खबर लेके निकलता है। और फिर उसी से ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें मुतासर होंगी, क्योंकि तुर्की जो है ये एक साइड के ऊपर नेटो का भी एलाय है, नेटो के साथ बैठ के बातें करता है, दूसरी साइड के ऊपर ये रशिया के साथ भी अपने मामलात इसने बेहतर किए हुए हैं, चाइना के साथ भी ये अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को क्लेम करता है। देन फिर इसका जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, खसूसन सीरिया में इसका एक बहुत बड़ा रोल है, और जो कुर्दिस्तान का मसला है इराक के अंदर, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। वहां पे भी इसके एक खासा रोल है, और यूएसए का भी ये एलाय है। तो इसलिए तुर्की में कौन सी पार्टी गवर्नमेंट करती है और कौन सी पार्टी के लोग आके अपने नजरियात का दिफा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दुनिया के लिए। तो तुर्की के जो इलेक्शन होते हैं दुनिया इनको बड़ी अहमियत की निगाह से देखती है। तो आज ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये हैं जी आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। चीजें आप डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट की मदद से स्टडी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज।